आ तो रहा है। ठीक है, अब ये कर्फ्यू लगा था, ठीक है। अब ये कर्फ्यू और मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट दोनों लगने से क्या हुआ, पहली चीज वहाँ पर कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं की जा सकती थी। दूसरा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं लाया जा सकता था, एक साथ अगर क्राउड आएगा तो दिक्कत होगी। तो अप्रैल में उस समय पर वहाँ क्या लगा हुआ था, मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट प्रभावी था पूरे भारत। अब इसी समय पर रॉलेट एक्ट लगने में एक चीज़ और होती है जो हमारे यहाँ आज भी चलता है, डिटेंशन। हमारे यहाँ डिटेंशन वर्ड सुना होगा, लोगों को नज़रबंद कर देते हैं। ब्रिटिश सरकार भारत के लिए लाई थी, ब्रिटेन में आज तक नहीं पता लोगों को नज़रबंदी क्या है, हम डिटेन कर लेते थे। तो इन्होंने क्या किया कि हो सकता है सर किचलू खान और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों कोई ना कोई इन एक्टिविटीज करें और जिससे पंजाब में फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ जाएं। तो शक के बिना पे इन दोनों को जेल में डाल दिया। एपिसोड समझना क्या हुआ, मार्शल लॉ लगा हुआ है, रॉलेट एक्ट के तहत इन दोनों को जेल में डाल दिया। जब ये दोनों जेल में चले गए, अब यहाँ पर चीजें कैसे बदलेंगी, जब ये जेल में है तो पहला इशू है भाई साहब तो जेल में। अब कांग्रेस ने एक नई चीज स्टार्ट की थी कि जिस रीजन में हम कांग्रेस का सेशन करेंगे उस लोकल एरिया से ही प्रेसिडेंट होगा और उसी लोकल एरिया से सेक्रेटरीट होगा। एक प्रेसिडेंट थे, एक सेक्रेटरी थे कांग्रेस के आने वाले सेशन। दे बोथ वर इन जेल। पंजाबियों के सेंटिमेंट हर्ट हो गए। पंजाबियों ने ये कहा कि चलो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। जनरल डायर और मिशेल डायर को ब्लेम देने से पहले, अब सरकार से पहले इंसान की भी गलती समझ, इन्होंने कहा चलो प्रोटेस्ट करते हैं। अब इन्होंने रॉलेट एक्ट तो समझ लिया, पर दूसरा क्या लगा था, मार्शल लॉ। अब इसको कौन समझेगा। अब इस मार्शल लॉ ने इनके लिए क्या कर दिया, इस मार्शल लॉ ने ये कह दिया कि 5 से ऊपर अगर भीड़ होगी तो सरकार उन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर दे सकती। जब कर्फ्यू लगा होता है, अगर 5 लोगों से ऊपर लोग जाते हैं तो जैसे आज इंडियन पुलिस आपको वार्निंग देती है, पहले ब्रिटिश गोली मारते थे। अब इन्होंने बैसाखी का मेला लगा दिया मार्शल लॉ लगने के बाद में। ना पुलिस से परमिशन ली, ना लोकल अथॉरिटी से परमिशन ली, ना गवर्नर को लेटर लिखा, वो नॉर्मल मेला लग गया। अच्छा मेला लगा था, ठीक है, सरकार को वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। अब उस फेस्ट में उन्होंने क्या किया, उस फेस्ट में उन्होंने पर्टिकुलरली क्या करना स्टार्ट कर दिया, मीटिंग्स। अच्छा जलियांवाला मास्केयर में गए हर बंदे ने मीटिंग नहीं अटेंड की। अगर वहाँ पे 10,000 लोग गए थे तो 10,000 में सिर्फ 10 लोग थे जो मीटिंग वाले थे, बाकी 9,990 लोग एंजॉय करने आए थे। छोटे छोटे बच्चे, माएँ, बुजुर्ग, मेला में गुब्बारे, बुढ़िया वाले बाल, झूला झूलने, ये सब करने आए। ठीक है, बैसाखी का फेस्टिवल बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पर जब ये आया तो यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया। अब ब्रिटिश सरकार को सब देख रहे हैं, भैया मार्शल लॉ लगाया और मार्शल लॉ के बाद भी तुमने भीड़ कलेक्ट कर दी। तो अथॉरिटीज़ को तो ये तुरंत बोला जाएगा ना कि आप इस अथॉरिटीज़ को समझो और देखो। पूछो इनको क्या ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जब भीड़ लग गई, चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई, तो आपको क्या करना है। अब ये सब चीज़ें जब आपके लिए आ गई, फेस्ट मीटिंग हो गई, ठीक है, अब मार्शल लॉ लगा है तो सरकार के पास क्या एक्शन लेना पड़ेगा। अब सरकार को ये लगा, जैसे अंतर आयोग की कमेटी ने कहा इनका जो कार्य था बिल्कुल सही, कायदे से मैं अभी वही समझा रहा हूँ, ये सही क्यों था, गलत क्यों था, वो तो बाद में बात करें। अब यहाँ पर माइकल ओडायर ने ये कहा कि भाई साहब जाओ इन भीड़ को भगाओ, ठीक है। अब इधर जनरल डायर वहाँ पहुँचे। जब बेटा जनरल डायर वहाँ पहुँचे तो इनको ये दिखा कि 10,000 से ऊपर लोग वहाँ पर हैं। मैं इनको कितना भी अनाउंस कर दूँ, कितना भी अनाउंस कर दूँ, ठीक है, इनको कोई भी चीज़ समझ नहीं है। मैं कितना भी अनाउंस कर दूँ, ये लोग समझेंगे नहीं हमारी चीज़। जब ये लोग मेरी चीज़ें समझेंगे नहीं तो इसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या रखा, मार्शल लॉ की एक्टिविटीज़ में जो चीज़ हो रही है वो अनलॉफुल है, गोली मार। अब यहाँ पे जनरल डायर की गलती इतनी थी, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज, इनको आपको पहले सेफुल विकेट करने का काम करना चाहिए था, जिन्होंने बाकियों को मारा क्योंकि मार्शल लॉ लगा था। बट मार्शल लॉ को ये समझा नहीं पाए लोगों को, या जनता समझ नहीं पाई। यहाँ पर क्या हुआ, जब जनरल डायर गए तो उन्होंने ओपन शूट का ऑर्डर दे दिया, और ओपन शूट के लिए जितना एम्यूनेशन लेके गए थे वो 400 लोग, बारी बारी से 10 लोग गेट पे लगते थे। गेट बहुत छोटा है वहाँ का, 10 लोग गन लेके लगते थे। जब उनका एम्यूनेशन तो दूसरी आर्मी आती थी वो लगती थी, फिर वो जाती थी, फिर तीसरे लगते थे, ऐसे गनमैन लगते गए। 300 लोग अगर आए थे तो 10-10 की स्लॉट में 30 बार गोलियाँ चलेगी, और अगर हर एक राइफल में 12 गोलियाँ थी तो 12 गुणे 10, 120 गोलियाँ हर एक राउंड में चलेगी। और जब तक इनका एम्यूनेशन एग्जॉस्ट नहीं हो गया तब तक मारते। कहा जाता है जलियांवाला मास्केयर में कई ऐसे लोग थे जो डेड बॉडीज के नीचे छुपे, एक छोटा सा कुआं था, लोग उसमें कूद गए। कहा जाता है मोर देन
15 to 1600 लोग उस कुएं में, बच्चों को लेकर महिलाएं तक कूद गई, और क्योंकि कुआं छोटा था सब मर गए जी कुएं में। लोगों ने दीवारें चढ़ के बाहर जाने की कोशिश की, वो दीवारों से गोली लगने के बाद नीचे गए। जितने लोग डेड बॉडीज के नीचे छुप गए वो तो बच गए, पर खून से लथपथ हो गए वो बाहर। और इस जगह एक व्यक्ति था जिसका नाम है सरदार भगत सिंह, उसकी फैमिली के भी लोग थे, कुछ मरे। उसके बाद जब वो उस मिट्टी में गया है तो उसने वो लहू वाली मिट्टी एक शीशी में भरी थी अपने, और उसने उसी दिन ये कसम खाई थी कि सरकार को हिला देगा। तो ये जो इम्पैक्ट दिखता है ना जलियांवाला मास्कर का, ये क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भी और गांधी के प्रोग्रेस के लिए भी। तो जलियांवाला मास्कर जब हुआ तो जनरल डायर के लिए लोगों ने कहा कि कमेटी बनाओ। हंटर कमेटी ने कहा भाई इन्होंने जो किया वो जस्टिफाइड है। रीज़न था मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट दोनों लगा था, हमने उनको जेल में डाला था, पर उनको कोई फांसी नहीं दे दी थी किचलू खान को और तेज बहादुर सब लोगों को। हमने डिटेन किया था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी खत्म हुआ था। और मार्शल लॉ लगा था, कर्फ्यू लगा था, कर्फ्यू में आप भीड़ लेके गए किसकी परमिशन से? तो ये ब्रिटिश सांसद के हिसाब से बिल्कुल सही था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के रूल्स देखे जाएँ तो जनरल डायर ने कोई गलती नहीं, तो उनको क्लीन चिट दे दी। फिर कांग्रेस ने अपनी कमेटी रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा भाई इन्होंने क्राइम किया, अनजस्टिफाइड एक्टिविटीज़ है। इन्होंने कहा 1200 लोग मैक्सिमम मारे थे, और जो ऑफ ग्राउंड बताता है वो बताता है 10,000 से ऊपर लोगों को एक ही पार्क में गोली मारी। तो अगर इसके और इनके आंकड़ों की बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड जो है बहुत लोग मारे गए। अब यहाँ पर गांधी जी को आक्रोश मिला, किसका? जनता का। अब गांधी जी पॉलिटिक्स में कैसे घुसे? जनता को आक्रोशित कर दिया ना अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े। मान लीजिए मैं आप पांचों को भी खूब गालियाँ दो, खूब बेइज्जती करूँ, जितने लोग बैठे, और उसके बाद मैं चला जाऊँ, फिर आंचल अवस्थी खड़ी हूँ मैं महात्मा गांधी। अब इस आक्रोश को अगर आप यूज़ कर ले जाओ तो मेरे खिलाफ आंदोलन कर सकते, बहुत आराम से कर सकते हो। अगर मैं आपके लिए कुछ गलत कर दूँ, सेम अंग्रेजों के लिए गलत हो चुका, पूरी जनता उनके खिलाफ है। अब एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनको एक ऐसे सपने दिखा दे जो पूरे हो सके। वो करने के लिए महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा अगर आपने मेरे आंदोलन को सीरियसली लिया, अगर आपने मेरे आंदोलन को सीरियसली लिया तो आज नहीं तो कल आपको मैं स्वतंत्रता दूंगा। तो इन्होंने कहा कि 12 महीने के अंदर आपको स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ रूल में दिला दूंगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग आंदोलन करते हो। अब यहीं से महात्मा गांधी का पहला पूरे देश के लिए आंदोलन प्रारंभ होता है। कांग्रेस महात्मा गांधी के पास जाती, खुद कहती है आप भारत की भागदौड़ आप संभालो, जैसे साउथ अफ्रीका में संभाली, आंदोलन आप डिसाइड करो कब क्या कैसे करो। और ये जलियांवाला मास्कर के बाद होता। अब महात्मा गांधी कांग्रेस में घुसे। अभी तक कांग्रेस खुद गई ना, अभी महात्मा गांधी नहीं है। जो गोपाल कृष्ण गोखले ने गेम खेला वो सॉलिड क्यों है समझिए। तो इन्होंने कहा क्या मैं कांग्रेस ज्वाइन करूँ? गोखले ने कहा वेट करो, अब तुम भारत भ्रमण कर लिए, तुमने 3 आंदोलन कर लिए, तुमने आश्रम खोल लिया, तुम पब्लिक की नज़र में आ गए, फेमस हो गए लोकल में भी कि 3 आंदोलन तीनों सक्सेसफुल। तो गांधी का ट्रस्ट आ गया। अब गांधी को कांग्रेस ने कहा कि सर नेक्स्ट मूवमेंट आप करो। उन्होंने कहा ठीक भाई मैं करूँ। उन्होंने कहा आपका जहाँ से मन करे, जैसे मन करे, जो आंदोलन करना है कांग्रेस समिति से पास कर दी। अभी अध्यक्ष नहीं बनेगी, कर देलगांव को छोड़ के अध्यक्ष नहीं है, पर जितने अध्यक्ष इनके कहने पर चलेंगे आज से। 1919 के बाद महात्मा गांधी इक्वल्स टू अध्यक्ष। तो अब यहाँ से महात्मा गांधी का कार्यभार आता है। अब महात्मा गांधी कहते हैं ये जो जलियांवाला मास्कर हुआ है इसके खिलाफ हम सबको आपस में लड़ना है। तो इन्होंने कहा क्या करो? कह रहे जलियांवाला मास्कर के बाद आप सबको एक एक काम करना है। क्या? आप अपनी सारी सरकारी उपाधियाँ वापस दे दीजिए। जैसे इन्होंने एक रेड आर्मी बनाई थी जो एम्बुलेंस सर्विसेज दे रही थी विश्व युद्ध के बीच में, तो महात्मा गांधी को केसरी हिंद का मेडल दिया, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर। जितने लोगों को टाइटल दिए गए थे सारे सरकारी टाइटल सरेंडर होने इस बार। अब महात्मा गांधी की पहच यहाँ तक आ गई कि केसरी हिंद से लेकर सारे टाइटल सरेंडर होने लगे। अब इन्होंने कहा अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप सहयोग आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज द सविनय अवज्ञा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब है कि हम आपका साथ नहीं देंगे, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मतलब बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया हम भारत सरकार में जो ब्रिटिश सरकार है उसका साथ नहीं देंगे। आप हमसे जो बोलोगे हम उसका उल्टा ही करेंगे। तो यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब इस नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मूवमेंट के पहले वर्ड समझिए।
एक असहयोग शब्द महात्मा गांधी हमेशा देंगे, एक सत्याग्रह शब्द हमेशा देंगे, एक सविनय अवज्ञा देंगे। आप में से कोई इन सब का मतलब बता सकता है? कई लोग पढ़ भी चुके। असहयोग, सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा में कितना डिफरेंस है? क्योंकि तीनों आंदोलन अलग है। महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह सुनाया, खेड़ा सत्याग्रह सुनाया, चंपारण सत्याग्रह सुनाया, पर इसके बाद सत्याग्रह के लिए चलाया। पहला प्रश्न जो यूपीएससी का भी पूछ सकते, जो ऑप्शनल ले रहा है वो तो दिमाग चला ही है। सत्याग्रह शब्द बाद में क्यों प्रयोग किया? पहली चीज, बाद में इन्होंने आंदोलन क्यों चलाया? जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, उसके बाद असहयोग आंदोलन। सत्याग्रह करना क्यों बंद कर दिया? सत्य का आग्रह करना क्यों बंद कर दिया? तो सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताओ। अच्छा, आप सबको मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि महात्मा गांधी के यूट्यूब पे वीडियो पढ़े, देखे थे आपने? मेरे वाले वीडियो देखे? हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़े। उसमें मैंने बताया था सत्याग्रह उन्होंने कौन से राइटर से लिया, सविनय अवज्ञा कहाँ से लिया, असहयोग आंदोलन किस राइटर से उठाया, कौन सा दार्शनिक है विश्व का जिससे ये तीनों आंदोलन उन्होंने उठाए, ये तक मैंने उस वीडियो में बताया। और आप सबसे मैं पिछले 1 महीने से बोला वीडियो। पर आप लोगों को ये जहमत नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई के लिए अपनी चीज़ें करो। और वहाँ पे बाकायदा प्लेलिस्ट में गांधी स्पेशल वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ें, मतलब आपको ढूंढना भी नहीं, प्लेलिस्ट ही पढ़ी है उसकी 2 वीडियो। आपने कभी ध्यान नहीं दिया? अंतर है, सोचना पड़ेगा वरना दिक्कत होगी। असहयोग आंदोलन से पहले आता है सत्याग्रह। और उसके लास्ट में इन्होंने एक आंदोलन दिया जिसे बोलते हैं सविनय अवज्ञा। इन तीनों मतलबों में बहुत अंतर है। सत्याग्रह का मतलब क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह, मतलब जो भारत सरकार चीज़ें कर रही है, जो ब्रिटिश सरकार यहाँ पर चीज़ें कर रही है, जो उसमें रॉन्ग है, जो उसमें गलत है, उसको सरकार को सत्य के साथ बता देना कि हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं कि सर जो आप चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो गलत है। मतलब जब खेड़ा गए, जब चंपारण गए, तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो सरकार की नियमावली को सत्यता के साथ सामने रखना था। एक वहाँ पर पहले से चीज़ें प्रेजेंट थी जो सरकार की तरफ से थी, उनको सरकार को ही समझाना। मतलब सरकार से आंदोलन नहीं करते, सरकार की एक ऐसी क्रिया है या सरकार के एक ऐसा कार्य है जिसके खिलाफ आप, ये सरकार के लिए आंदोलन नहीं है, सरकार के उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आंदोलन है। तो जब वो आंदोलन होगा तो सत्याग्रह होगा। मतलब एक छोटी सी चीज़ जो सरकार ने गलत की, हाँ, सरकार जो चीज़ गलत कर रही है उसके लिए सरकार को बताना, मतलब ये सरकार के साथ मिलकर आंदोलन होता है जब सत्याग्रह होता है। जैसे जब वो साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने सारे सत्याग्रह किए। क्यों? क्योंकि सरकार तो मैरिज एक्ट लाई, तो उन्होंने सत्याग्रह किया कि सर सारे कानून आपके अच्छे हैं, पर ये जो मैरिज का एक्ट है सत्याग्रह के थ्रू में रोकना चाहिए। वो सत्य का आग्रह कर रहे हैं। बट इसके बाद इन्होंने क्या कहा, जब सत्याग्रह हो गए, जीत गए, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने असहयोग करने को इसलिए कहा क्योंकि अब ये सरकार के खिलाफ, मतलब जो सरकार आपको दे रही है उससे हमें कुछ कहना ही नहीं, हमें यही नहीं कहना आपने क्या किया, ये कह रहे हैं हम सरकार के खिलाफ हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम सरकार के साथ हैं ही नहीं, हम सरकार से पूरी तरीके से दूर हैं, सरकार को सहयोग करेंगे नहीं उनका कोई भी कार्य। सत्याग्रह में हम सरकार के साथ हैं, असहयोग में हम सरकार के खिलाफ हैं। ठीक, अब सरकार के खिलाफ हो गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सरकार के खिलाफ है क्योंकि जलियांवाला मास्कर हो गया। अब ये चाहते हैं सरकार हमारे साथ ना रहे, सरकार हमसे दूर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दोबारा होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिस्पेक्टफुली हम आपका एक डिसीजन मानने से मना कर, फिर से मैंने उल्टा घुमा दिया है। सविनय अवज्ञा में क्या आ गया, सरकार ने कहा नमक कानून है, अब नमक पे टैक्स पड़ेगा। इन्होंने कहा सर मैं रिस्पेक्टफुली आपके इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, इस जगह भी सरकार के खिलाफ है क्योंकि ये व्यापक आंदोलन नहीं,
ये पर्सनली गांधी जी ने स्टार्ट किया। तो अगर कायदे से देखा जाए गांधी जी का जनव्यापी आंदोलन जो होगा पहला और आखिरी वो ये। तो यूपीएससी मेंस कभी भी आपसे जीएस में भी क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना असहयोग आंदोलन को ज़्यादा पूछेगा, दांडी मार्च को कम पूछेगा, ये हमेशा दिमाग में रखना। तो असहयोग आंदोलन में आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? रॉलेट एक्ट से। ख़त्म कहाँ पे करोगे? चौरी चौरा। रॉलेट एक्ट से स्टार्ट करके चौरी चौरा तक आप रोकोगे तो इसको हम बोलते हैं व्यापक आंदोलन। ये दोनों सीमित आंदोलन, सबने अवज्ञा व्यापक बन गया बाद में क्योंकि इनके पीछे फॉलोवर चले, लेके तो 78 लोग चले थे ना। ये विश्वव्यापी था ही, पर ये विश्वव्यापी मीडिया ने बना दिया, जनता ने इनको प्यार के साथ नेता बना। ये इंडिविजुअली सरकार के खिलाफ थे, इसे सरकार को लेटर लिख के बता के गए, सर आपकी ये कमियाँ, ये 10 चीज़ें सुधार लीजिए, मैं आंदोलन नहीं करूँ। इन्होंने कहा बड़ो थैंक यू वेरी मच, हम नहीं सुनेंगे। इन्होंने कहा आप जानते नहीं मेरी लाठी में कितनी ताकत है। तो कह रहे दिखा दिया। अब आते हैं असहयोग आंदोलन की रियता। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया बताओ? असहयोग आंदोलन का पहले गांधी जी जब कांग्रेस में जुड़े असहयोग आंदोलन में तो उनका पहला इवेंट क्या था? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? देखिए किताब आपके सामने, मैं भी किताब पे नहीं गया, तो आप लोगों को ये समझना है आपको अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी गांधी जी बहुत तीव्रता से। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार असहयोग आंदोलन में हुआ था, चलो मान लिया हुआ, पर ये पहली चीज़ नहीं। पहली चीज़ गांधी ने क्या कही? गांधी ने 1919 के बाद पहला वर्ड बोला डेट कांग्रेस कैन नॉट बी द एलीट पब्लिक पार्टी। इन्होंने कहा ये ऊंचे वर्ग की राजनीतिक संस्था बन के अब नहीं रह सकती। इन्होंने कहा अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निचले तबके की और गरीब जनता की पार्टी बन के उभरना पड़ेगा। तो इन्होंने इसको जनता की पार्टी बनाने के लिए मेंबरशिप फीस कम करना स्टार्ट किया ताकि लोग जुड़े। अगर कांग्रेस में लोग नहीं हुए तो आंदोलन कौन करेगा? हम आप तो करेंगे नहीं लाठी खाने के लिए। याद रखिए चौरी चौरा का कांड इसीलिए हुआ क्योंकि उसमें उन गरीबों को जोड़ा गया जो पहले से आक्रोशित थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों के दूत के रूप में उन्हें पुलिस दिखे और पुलिस ने इनको छेड़ दिया तो उन्होंने पुलिस को जला दिया। उन्होंने इंडियंस को नहीं जलाया, वो इंडियन पुलिस में नहीं थे, वाइस पुलिस, वो उनके लिए अंग्रेज थे। ये भारतीय जनता, पुलिस भी भारतीय, और उनको जलाया उन्होंने क्रोध में अंग्रेज समझ। तो याद रखना इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने जनता को जोड़ना स्टार्ट। जनता की पार्टी, जनता के लिए की आइडियोलॉजी महात्मा गांधी लेके आया। दूसरा काम क्या किया? महिलाओं को पार्टी में कार्यकर्ता बनाना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने कहा यदि महिलाएं होंगी तो वो ज़्यादा लॉयल है। इनको ये पता है कि 2 बजे बेलन छोड़ के 6 बजे तक बेलन नहीं पकड़ना आंदोलन, तो वो अपने टाइम पे पंक्चुअल है। और इन्होंने कहा जो शॉप पे पॉकेटिंग है उसके लिए हम पुरुषों को नहीं खड़ा करेंगे, महिलाओं को बैठेंगे क्योंकि दारू नहीं। अगर हम पुरुष को बैठाते एक इधर पौवा रखता है, इधर रखता, पहन के झूल रहा, महिलाएं नहीं पिएंगी। तो गांधी जी के आंदोलन को सशक्त बनाने का कार्य 2 लोगों ने किया, एक गरीब तबके हैं और दूसरा महिलाओं। अब तीसरा जो था वो पता है कौन था? पढ़ा लिखा युवा, एजुकेटेड इंडियंस। पढ़ा लिखा युवा अब गांधी के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्यों कनेक्ट हो रहा है? क्योंकि गांधी ने एक चीज कह दी कि 1 साल में स्वशासन। अब सबको लगा 1 साल में स्वशासन आंदोलन से आ सकता है। लोगों ने अपना जी जान लगा, लोगों ने ज्वेलरीज गिरवी रख दी, गांधी जी को डोनेशन मिला, सब कुछ मिला। गांधी जी ने बढ़िया से आंदोलन चला। तो गांधी जी ने ये कहा कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं तो हमें भाई साहब अंग्रेजों का सामान भी नहीं यूज़ करना। तो अब जो आचल अवस्थी ने बोला उसको हम जोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? बहिष्कार। तो भाई बहिष्कार कैसे करेंगे? सृजनात्मक कार्यों के साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी तो करने पड़ेंगे। तो कह रहे भाई साहब कंस्ट्रक्टिव वर्क में क्या करोगे? तो उन्होंने क्या किया? कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने खादी का प्रयोग प्रारंभ किया, उन्होंने चरखा चलाना प्रारंभ किया। कहा जाता है इस समय महात्मा गांधी ने 1 करोड़ से ऊपर चरखे वाले पूरे भारत में, बेटा पंखा चला दो, 1 करोड़ से ऊपर चरखे बांट डाले। क्यों बांटे? उन्होंने कहा कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। तुम सारे ऑन कर दो, अपने आप चल जाए। इन्होंने क्या कहा? आत्मनिर्भर बनना है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने चरखा प्रारंभ कर दिया। आंदोलन बहुत सटीक चला, पूरे भारत में हर जगह आंदोलन चल रहा था। 1 साल से 2 साल बीत गया, लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई, पर महात्मा गांधी के विश्वास में कमी आई।
गांधी के पहले आंदोलन में गांधी के विश्वास में कमी आ गई, लोगों का गांधी पर जो विश्वास था वो कम हो गया। कहा जाता है इस समय महात्मा गांधी को भगवान की तरह पूजा जाने लगा। भगवान राम के बाद दूसरे अवतार विष्णु के बना दिए गए थे कई गाँव में। इनकी फोटो पे अगरबत्ती और दिया जलता है, इतना लोगों ने परिवर्तन किया। तो महात्मा गांधी का विश्वास जनता से उठ गया, पर जनता का विश्वास गांधी पर अटूट था। वो कह रहे थे गांधी सब करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा 1 साल बोला था, 2 साल बीत चुके हैं, 20 से 22 आ गया, आंदोलन तो खत्म नहीं हो रहा, अंग्रेज सुन भी नहीं रहे। और अब क्या हो रहा था, अब जब 22 पहुंचा, 22 में छुटपुट हिंसा की घटनाएं प्रारंभ हो गई। जैसे पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाई, आंदोलनकारी भड़के, पर अभी तक बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। अब इसके बाद अप्रैल में ही हर कांड होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अप्रैल में, जलियांवाला बाग अप्रैल में ही। तो अप्रैल में इन्होंने क्या किया, अप्रैल में बढ़िया से चुपचाप जा रहे थे। और ये 4 नंबर जो है ना बहुत अशुद्ध है, 22 हो 13 हो, 4 शनि का छोटा भाई है, 8 और 4 बहुत खतरनाक है। तो ये 4 शनि का छोटा भाई है ना, तो शनि ले आता है। तो अप्रैल में भी ऐसे ही कुछ कांड हुए। अप्रैल में लोग जा रहे थे बढ़िया, पूरा निकल के आंदोलन करते हुए, अंग्रेजों जाओ, बात नहीं करेंगे, कट्टी तुमसे काम नहीं करेंगे। पीछे पुलिस थे, बड़े आए काम नहीं करने वाले। पीछे वाला घूम गया, भैया गरियार है, बेचारे कुछ ना बोले, पूरी भीड़ को आगे तक पहुँच गई, गरियार घूम गई पूरी भीड़। अब पुलिस आगे भीड़ पीछे पीछे। अब पुलिस वालों को ये लगा कि पुलिस चौकी से सिक्योर तो कोई जगह है नहीं। वो पुलिस चौकी के अंदर से कुंडी लगा के सांस ले रहे थे, गाँव वालों ने बाहर से कुंडी लगा दी। कहा अंधेरे में घर चले जाएंगे, मैं तो रास्ता पता है, सारे मसाले में और मसालों में होता है मिट्टी का तेल। भाई साहब कहा जाता है 22 के 22 पुलिसकर्मी जिंदा रहे। अब कई लोगों ने कहा कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन तत्काल वापस ले लिया। नहीं, अगर महात्मा गांधी इस समय आंदोलन वापस लेने का प्रयास ना करते तो अभी तक क्या है, अंग्रेज सरकार के पास कोई भी कारण नहीं था इनको मारने का। और जब 22 पुलिसकर्मी मार दिए गए तो हिंसात्मक घटना हो गई। अहिंसक आंदोलन में हिंसा आते ही पुलिस लाठी बरसाती बर्बरता के साथ, और जब क्रूएलिटी पुलिस दिखाती तो अगली बार आप खड़े नहीं होते डर के। अगली बार जब आप खड़े होते तो ये दर्द और ये दर्द बहुत होता। कहते हैं ना, जब पुलिस मारती है तो ठंड में पता चलता, गर्मी में नहीं पता चलता, ठंड में पूरा बदल दर्द होता। तो अब हर बंदा जब उठता कहता ना आंदोलन में होना खड़े हो। तो गांधी ने कहा कोई मार ना खाए उससे पहले मैं आंदोलन वापस। अच्छा, आंदोलन अपने चरम पे था, अगर 1-2 महीने और चलाया जाता शायद अंग्रेज डरते, बट क्योंकि आंदोलन अब उग्रता का रूप ले रहा था और हिंसात्मक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लिया। और जैसे महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लिया, वैसे महात्मा गांधी के खिलाफ एक नया बिगुल बज गया, उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक, तो पहले यहाँ तक के नोट्स आपको दिए जाएंगे, यहाँ तक की कहानी में कोई डाउट है तो पहले गांधी जी मैं अभी इसमें, क्योंकि एक एपिसोड आपका बचा है अभी, उसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि 1916 में एक समझौता हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस मिली थी, तो असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी चला। तो अभी वो एपिसोड इसमें ऐड करूँगा, पहले यहाँ तक समझिए। और कहा जाता है जब भंडारा आयोग की कमेटी आई थी तो उसके बाद जनरल डायर को 2600 पाउंड गिफ्ट में दिए गए थे लंदन में, और शॉर्ट ऑफ ऑनर दिया गया था कि थैंक यू तुमने इधर को मारा। 2600 पाउंड शॉर्ट ऑफ ऑनर, शॉर्ट ऑफ ऑनर, अरे वही बोल रहा हूँ, शॉर्ट ऑफ ऑनर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और कहानी चलती है, ये चलती है जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो मुसलमानों ने ये कहा, भारतीय मुसलमानों ने, कि सर जो टर्की, क्योंकि वो शत्रु सेना के साथ लड़ रहा था, कह रहे जो सर टर्की है, टर्की को हमारे साथ कर दीजिए, मतलब वहाँ का जो खलीफा है उसको थोड़ी ज़मीन दे दीजिएगा कि वो मुस्लिमों का हेड बना रहे। अंग्रेजों ने कहा ओके डन। तो भारतीय मुसलमानों ने भी इनका साथ दिया, बट ऑल सडन इन्होंने क्या किया पता है, इन्होंने ये किया कि जब टर्की हारा तो इन्होंने टर्की को ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और जो खलीफा साहब थे उसके पद को ही खत्म। अब जो खलीफा का पद खत्म हो गया, जो विश्व भर के मुसलमान और खलीफा के लिए लड़ने लगे। भारत में भी मुसलमानों ने एक आंदोलन स्टार्ट किया जिसको बोला गया खिलाफत आंदोलन। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लिखा है खिलाफत, और हिंदी में इसको क्या लिखा है, इन दोनों का लिटरल मीनिंग से खिलाफत करना और असहयोग करना दोनों का मतलब सेम है। खिलाफत खलीफा के लिए नहीं था, समझना,
ये लोगों के दिमाग में खलीफा के लिए होता तो खलीफत होता है। खिलाफत का मतलब है किसी के अगेंस्ट रहना, मतलब हम आपके साथ नहीं हैं। तो महासहयोग और खिलाफत आंदोलन का लिटरली मीन्स है, मतलब दोनों का जो मेन पर्पस था वो यही था कि अंग्रेजों का साथ नहीं। इनकी डिमांड क्या थी? हमारी डिमांड थी सेल्फ रूल, मान लो हम गांधी हैं, हमारी डिमांड है सेल्फ रूल, ठीक है। और जिन्ना साहब की डिमांड थी खलीफा को दोबारा बैठना। आगे से ना बैठा, ठीक है, खलीफा को दोबारा बैठा। अब इन दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। जब बात हुई तो आईएनसी ने कहा यार देखो अकेले लड़ने फायदा नहीं है, ये और 20% मिल जाएंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा। उन्होंने कहा तो दिया, जोड़ लिया। अब क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दोबारा दिखी। 1909 में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट तो दे दिया, बट ये 19 का एरिया ऐसा दिखा जिसमें गांधी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और जिन्ना साथ में खड़े हुए। और ये साथ में क्या हुआ, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन खिलाफत और असहयोग आंदोलन में चल रहा है आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से क्या हुआ, अचानक से टर्की में एक बंदा खड़ा हो गया। क्या नाम था उसका? टर्की में जो खड़ा हुआ उसका नाम क्या था? किसी ने कमाल पाशा का नाम सुना है? अरे यही तो सुना है किसी ने? नहीं सुना, हम सुनाते हैं। कमाल पाशा। यहाँ पर एक व्यक्ति आया जिनका नाम था कमाल पाशा। जैसे कमाल पाशा आए, जो टर्की बचा था थोड़ा थोड़ा, इन्होंने कहा इसको पहले तो इस्लाम से दूर करो। इन्होंने इस्लाम का जो ट्रेडिशनल मैनर चल रहा था टर्की में वो ख़त्म कर दिया, और खिलाफत खलीफा जो था, खलीफा का पद हटा दिया परमानेंटली। इन्होंने कहा हम इस्लाम के हेड हैं ही नहीं, हम इस्लाम के मुखिया नहीं, हम एक देश हैं। इन्होंने कहा कि हमें मॉडर्न कैसे होना, यूरोपियन लाइन पे मॉडर्न होना है। आज भी अगर आप कभी टर्की घूमने जाओगे तो टर्की इज़ मोर मॉडर्न देन यूरोप। यूरोप से ज़्यादा आधुनिकता टर्की में। टर्की इज़ मॉडर्न। वहाँ पे बुर्का नहीं पहनना आपको, वहाँ पे शरीयत के बहुत सारे कानून नहीं चलते, मुस्लिम लड़के लड़कियाँ सब इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी ड्रेस पहनो, कुछ भी करो, सब। टर्की इज़ मोस्ट मॉडर्न। अब जब इन्होंने खिलाफत का पद, खलीफा का पद ही हटा दिया, तो भाई लड़ने का एक रीज़न जो था खिलाफत में वही ख़त्म हो गया। आपका मेन पर्पस ही ख़त्म हो गया। और किसने ख़त्म कर दिया? कमाल पाशा ने। तो मुस्लिम जो थे धीरे धीरे असहयोग आंदोलन से दूर। 1920 स्टार्टिंग से मिड के बीच में मुसलमान लड़ गए। अब पूरे देश के हिंदू लड़ रहे हैं सिर्फ सेल्फ रूल के लिए, क्योंकि आपने एक ही पर्पस लिया, वो लिया खलीफा को गद्दी पे बैठा। खलीफा खत्म, आपका मोटिव खत्म। जब आपका मोटिव खत्म तो आप क्यों पढ़ो? भाई मान लो तुमने IAS बनना है, तुम पढ़ रही हो, ठीक, तुम 32 साल की हो जो, तुम्हारे अटेम्प्ट खत्म हो जाए 33वें साल, तुम IAS को पढ़ो, पर्पस खत्म। ऐसे एग्जांपल मत दिया करिए। अरे हम बोल गए, सॉरी। ठीक, मान लो प्रीति जैसे आई, इसने IAS की तैयारी स्टार्ट की, धड़ल्ले से मेहनत की, ऑप्शनल भी पढ़ा, पैसा ऐसा सब जमा, सब कुछ हो गया, सारी तैयारी हो गई, बिंदास एकदम तैयार, एकदम बद्दी अद्दी बांध के पैराशूट लेके लैंड करने को तैयार, कूदने जा रहे हैं सर पैराग्लाइडर से, बाद में ज़्यादा पायलट ही नहीं आया, पैराशूट बांधी बैठी है ज़मीन पे, उड़े नहीं। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपके पास सिर्फ एक मोटिव, इनके पास एक ही मोटिव। फिर प्रीति जो थी महात्मा गांधी निकली, इसने 2 मोटिव ले लिए। इसने कहा पीछे तो ठीक है। यहाँ पर अगर मुस्लिम लीग इमीडिएटली अपनी आइडियोलॉजी को सेल्फ रूल पे ले आती है। अच्छा, सेल्फ रूल मुस्लिम लीग मांग ही नहीं रही है, उसको नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अंग्रेज साथ दे रहे हैं, तो अभी ये सेल्फ रूल की बात नहीं कर रही। अब ये आंदोलन खत्म होने की कगार पे आ गया, क्योंकि जो ज्वाइंटलिंग थी, जो यूनिटी थी, वो यूनिटी टूटने लगी 20 से 21 आते आते हिंदू पॉपुलेशन भी अब थोड़ा थोड़ा डिमोरलाइज हो रही थी। 22 में आंदोलन चरम पे आ गया हिंसा में। अब जैसे रोज़ तुम जाओ, रोज़ मैं तुम्हें कहूँ बेटा रोड पे आंदोलन लेके बैठो, राणा सर का लोन माफ़ करो, तुम रोज़ बैठ रही हो, 1 साल बैठी, हम रोज़ कोर्ट कचहरी भाग रहे हैं, लोन माफ़ नहीं हो रहा। अब पता है क्या होगा? 1 साल बाद तुम बंदूक लेके जाओगी, माफ़ करता है कि नहीं करता तुम्हें? क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा आपको। जब आप एक लगातार चीज़ें करते हो तो यहाँ से फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार कोई नहीं सुन रहा, हम जा रहे हैं। जब कोई नहीं सुन रहा, हम जा रहे वाली बात आती, वहीं से आप हारने लगते। यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक। अब महात्मा गांधी जेल चले गए, महात्मा गांधी के जेल में जाने के बाद कांग्रेस दोबारा लड़ गई। अब किस चीज़ के लिए लड़ गई? अब यहाँ पर 2 गुट बन गए। कौन कौन से? एक प्रो गांधी